जब जालिब साहब की डेथ हुई उसके बाद फिर उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं था एक घर के सिवा। उसके बाद फिर जो ऑफर्स आई, एक तो ये है कि मियाँ साहब खुद गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हाँ, वो जाके प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफर दी और वो ऑफर वो भी वाकया बड़ा तरोड़ मरोड़ के हमारे घर में से ही मेरी फुप्पो जो है तायरा अबीब जालिब साहिबा ने उन्होंने पेश किया है। हालांकि उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो आधा वाकया दुरुस्त है और आधा वाकया उन्होंने अपने मन गढ़त है। क्या है वाकया? अकीदत रही है, आज तक है उनकी अकीदत, मोहब्बत शहबाज शरीफ साहब की भी है। तो वो उन्होंने इस बेहतर समझा कि वो ताज़ियत के लिए घर आए। तो मुझे याद है वो अपनी मर्सिडीज़ में, जिसका मर्सिडीज़ का आजकल वो बड़ी इशू चल रहा है ना, तोशा खाना से मर्सिडीज़ नवाज शरीफ साहब ने ली, उसी मर्सिडीज़ में शायद वो आए होंगे। अब नवाज शरीफ आएगा और ये अब ये बिक जाएगा, जालिब का बेटा है, ये अब नहीं टिक सकेगा और ये उससे सारी मराते ले लेगा। वो दूसरी वसीयत ये थी कि मेरे जो है ना मरने के बाद जो है ना बहुत सारे लोग ऑफर्स लेकर भी आएंगे, और वो उन्होंने जालिब को तो ज़िंदगी में कभी ख़रीद नहीं सके। ऑफर उन्होंने ये की, वो जब आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं 25 लाख रुपए का चेक लेकर आया हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब 25 लाख रुपए का चेक लेके मियाँ नवाज घर आए, जमीन पर ही बैठे हुए थे। ठीक। जालिब साहब की बेटी है ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, जी जी, और आपकी फुफो जान है। तो वो अवार्ड, नायाब अवार्ड इन्होंने मार के तोड़ दिए, लड़ाई के अंदर तोड़े इन्होंने, वो इंटरनेशनल अवार्ड। जी जी, अच्छा, ये तो इनका हालात रहे हैं। मैं तो बचपन में मैंने विटनेस किया, ये सारी बातें मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ। और दुख इस बात का भी है, मामला ख़राब ये हुआ है कि जब उनके पास इमदाद के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब हमारी शामत आ जाती है। 9 बच्चे हैं। जब जालिब साहब की वफात हुई उस वक्त आपके वालिद साहब की क्या एज थी? मेरे वालिद साहब उस टाइम होंगे कुछ 30 साल के होंगे। जब वालिद साहब की जब वफात हुई आपके दादा जान की, जालिब साहब की, तो क्या प्रॉपर्टी छोड़ के गए? एक सरूबा गार्डन में उनका घर था, ये पाक अरब सोसाइटी जहाँ पे मेरी भी पैदाइश, उसी घर में मैंने आँख खोली। ठीक है। वो 11 मरले का जालिब साहब का घर था, और जालिब साहब का वो घर की स्टोरी ये है कि जालिब साहब के वालिद साहब का घर था गुलगश्त मुल्तान में, वो 10 मरले का घर था, और जालिब साहब को वो विरासत में उसका हिस्सा मिला था, क्योंकि जालिब साहब ने उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो जो दूसरे बहन भाई थे जालिब साहब के, वो उनके अपने अपने घर बन चुके हुए थे जब वो घर बिका मुल्तान में, और इस पर शिया कम्युनिटी के लोगों ने बहुत दुख का इजहार भी किया, क्योंकि उसके ऊपर मैंने सुना उन लोगों से अलम लगा हुआ था। तो वो अब जब वो बिका घर, तो जो दूसरे बहन भाई थे, जिसमें इकलौती जालिब साहब की बहन रशीदा बेगम, उनके जालिब साहब के बहनोई, उनके खामन ने, और जो भाई थे बड़े मुश्ताक हुसैन मुबारक साहब, उनके बच्चों ने, सईद परवेज़ साहब जो जालिब साहब के सबसे छोटे भाई थे, और अब्दुल हमीद खान साहब जो जालिब साहब के से छोटे थे, ठीक है, उन लोगों ने बाकायदा ये अपना हिस्सा लेने के बाद जालिब साहब को दे दिया कि हमारे तो अपने घर बने हुए हैं, ठीक है, तो आप, जालिब साहब ने उस पैसों से वो घर खरीद लिया, और ये यहाँ एक घर खरीद लिया, यही कुल असासा था, यही कुल असासा था, और उनका अपना कलाम था, बस ये कुल असासा। ठीक है। जब जालिब साहब की डेथ हुई, आपके वालिद साहब की एज क्या थी? मैं वही तो बता रहा हूँ, तकरीबन 30-35 साल उम्र होगी। आपके वालिद साहब की 30-35 साल एज थी। जब जालिब साहब की डेथ हुई उसके बाद फिर उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं था एक घर के सिवा। उसके बाद फिर जो ऑफर्स आई, जी जी, एक तो ये है कि मियाँ साहब खुद गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफर दी, और वो भी वाकया बड़ा तरोड़ मरोड़ के हमारे घर में से ही मेरी फुप्पो जो है तायरा अबीब जालिब साहिबा ने उन्होंने पेश किया है। हालांकि उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो आधा वाकया दुरुस्त है और आधा वाकया उन्होंने अपने मन गढ़त है। क्या वाकया? क्या वो वाकया ये है कि क्योंकि मेरे वालिद साहब कुल्लू वाले दिन से मेरे वालिद साहब को जालिब साहब के दोस्तों ने सरप्रस्त बनाया था, जालिब साहब की लेगेसी के हवाले से, कि उसको काम को आगे अब लेकर चलना है, क्योंकि तुम घर के बड़े हो। और मेरी दादी को और मेरे वालिद साहब को कहा था कि भाई आप इसकी सरपरस्ती करें, इसकी हौसला अफजाई करें, और ये अब इस काम को आगे लेकर चलें। तो वो जो वाकया, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ज़ाहिर बात है, जालिब साहब का इंतकाल हुआ था, तो
जालिब साहब के साथ उनकी भी मोहब्बत और अकीदत रही है, आज तक है उनकी अकीदत मोहब्बत, शहबाज शरीफ साहब की भी है। तो वो उन्होंने इस बेहतर समझा कि वो ताज़ियत के लिए घर आएँ। ठीक है। तो मुझे याद है वो अपनी मर्सिडीज़ में, जिसका मर्सिडीज़ का आजकल वो बड़ी इशू चल रहा है ना, तोशा खाना से मर्सिडीज़ नवाज शरीफ साहब ने ली, उसी मर्सिडीज़ में शायद वो आए होंगे। तो वो जब आए तो मेरे वालिद साहब को बाकायदा, क्योंकि मेरे वालिद साहब वर्कर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और मेरे वालिद साहब को बताया गया कि एजेंसीज ने भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आना चाहते हैं। और ये गुफ्तगू जब पार्टी के वर्कर्स और जहांगीर बदर साहब के घर में जब हो रही थी, तो जहांगीर बदर साहब के वहाँ पे लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी कि ये अब नवाज शरीफ आएगा और ये अब ये बिक जाएगा, जालिब का बेटा है, ये अब नहीं टिक सकेगा और ये उससे सारी मराते ले लेगा। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ ये वादा किया है। मेरे वालिद साहब ने मरने से 3 दिन पहले मुझसे वादा लिया था कि मेरी एक तो वसीयत उन्होंने की कि मेरी किताब है, एक बनती हो मेरी डायरी में से किताब जो है वो छाप देना। तो वो किताब बाद में छापी हमने, मैं हूँ शायर ज़माना फाउंडेशन ने उसको छापा। वो दूसरी वसीयत ये थी कि मेरे जो है ना मरने के बाद जो है ना बहुत सारे लोग ऑफ़र्स लेकर भी आएंगे, और वो उन्होंने जालिब को तो ज़िंदगी में कभी ख़रीद नहीं सके, और मैं उनके लिए एक ब्लैंक चेक बन के रहा हूँ, और वो उसमें हर मुमकिन हर किस्म की रकम भरने की कोशिश करते रहें, लेकिन मैं तो उनके आगे, वो मुझे ख़रीद नहीं सके। अब मेरे मरने के बाद तुम लोगों को आगे ख़रीदने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ को इससे बाज रहना, और किसी की कोई ऑफ़र जो है ना किसी हुकूमत की ख़ास तौर पे कबूल ना करना। चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हुकूमत में थे, तो हमने सोचा कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हम तो ये काम नहीं कर सकेंगे, हमने तो अपने वालिद साहब को के साथ ये वादा किया हुआ। मेरी वालदा ने, क्या उन्होंने ऑफर क्या किया? मेरी वालदा ने, मेरी दादी ने और मेरे वालिद ने ना ये शेख जायद हॉस्पिटल में ये वादा किया था। ऑफ़र उन्होंने ये की, वो जब आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं 25 लाख रुपए का चेक लेकर आया हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब 25 लाख रुपए का चेक लेके मियाँ नवाज शरीफ घर आए, ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। ठीक है। और अखबारात में उनकी वो कवरेज भी लगी कि जालिब साहब की बेवा ने जालिब साहब की बेवा होने का हक अदा कर दिया। ये चेक पहले तो जब आए तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा, मुझे वो जैसे होता रस्मन दुआ शुआ की, तो बार बार, क्योंकि पंखा चल रहा था, एसी भी नहीं था घर में, तो वो बार बार अपना टिशू से, रुमाल से अपना साफ़ करें पसीना, कभी जेब में हाथ डालें, फिर सोचें कि क्या करना है। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके मेरी दादी को कहा कि जी मैं, जी आपकी साथ में एक साहब बैठे हुए थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा जी वो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ना आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप खिदमत करना चाहते हैं, तो आपके, उन्होंने कहा जी जालिब साहब, मैं भी जालिब साहब का बेटा ही हूँ, तो अम्मा जी तुसी मैनूं दसो, मैं तुहाडी खिदमत करना चाहना, मैं 25 लाख का चैक लैके आया तो यह तुसी कबूल कर लो, तो नाल मैं एक गारमेंट फैक्ट्री दे कागज़ भी लैके आया, वो भी मैं तुहाडी नज़र करना चाहना खिदमत च। तो मैंने पता चलिया तुहाडा बेटा जिहड़ा छोटा यासिर अब्बास, ਉਹਦੀ मुलाजमत नहीं, उन्होंने मुलाजमत, मैं उन्होंने ASA दी ਉਹਦੀ नौकरी भी लैके आया। तो मेरे वालिद साहब ने पहले ही कहा हुआ था कि अम्मी हमने तो वादा किया हुआ जालिब साहब के साथ, तो कुछ नहीं हमने लेना हुकूमत से, तो आपने अपने शौहर की उस लाश को पूरा रखना है और इनकार कर देना है, और उनको कहना है कि आप एक दरवेश के घर आए हैं, ये आपने अपनी इज़्ज़त में इजाफा किया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, तो आपने शुक्रिया अदा कर देना, उनकी कोई भी ऑफ़र को कबूल नहीं करना। अब मेरे वालिद साहब भी आप देख लें, वो प्रेस कवरेज में मेरे वालिद साहब साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वो सॉरी, तो वो मियाँ साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये मान जाएं। ठीक है। और मीडिया भी देख रहा था उस वक्त, लेकिन मियाँ साहब की वालदा ने बात नहीं सुनी, और वालदा ना उनकी तरफ देखा दोबारा ये बात कहने के बाद। तो मियाँ साहब जब उठे तो मेरे वालिद साहब को गुजरते हुए कहते हैं, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, मैनू पता है तेनू बड़ा शौक है सियासत करन दा, मैनू पता है तेनू बड़ा शौक है सियासत करन दा, तू मेरे को आ जी, मैं तेन सैट कर देंगा। अच्छा। ये लास्ट जाते जाते मेरे वालिद साहब को भी ऑफ़र कर गए। ठीक है। लेकिन मेरे वालिद साहब क्योंकि कमिटेड थे, वो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने वालिद के नज़रियात के उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा की क़यादत में ज़्यादा करीब समझते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से
अमली सियासत की जद्दोजहद शुरू की हुई थी, तो वो उसके साथ तमाम उम्र वहाँ पे उसके साथ। तो नई मामला जब तक हम इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तकरीबन 2-3 साल जालिब साहब की वफात के बाद, ये भी एक गलतफहमी फैलाई गई है कि हम फौरन जो है जालिब साहब की वफात के बाद, मैं पूछूंगा ना, वो आप क्यों बताएंगे, मैं पूछता हूँ। ये तो हो गया कि मियाँ साहब आए, उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, उन्होंने कुछ और चीज़ें देने की कोशिश की, और जालिब साहब की बेटी समझती हैं कि वो उनकी वालिदा ने ठुकराई। आप ये समझते हैं कि आपके वालिद का भी उसके साथ किरदार था क्योंकि वो घर में बड़े थे। अब आते हैं अगली बात पे। जालिब साहब की बेटी हैं ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, जी जी, और आपकी फुफो जान है जी जी। उनका ये दावा है कि आपके वालिद साहब घर छोड़ के चले गए जब कड़ा वक्त आया, जब ज़रूरत थी छोटे बच्चों को बड़े भाई की, जब ज़रूरत थी वालदा को एक अपने बड़े बेटे की, तो उन्होंने उनका साथ देने की बजाय वो तो घर छोड़ के चले गए। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, आज तक मैंने बड़ा एहतराम किया है अपनी फूफो का, ताहिरा हबीब जालिब साहिबा का। यासिर अब्बास मेरे चचा हैं, उनके अलावा मेरी और फूफियाँ हैं। मैं तो, मुझे हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा इज़्ज़त एहतराम करना सिखाया बड़ों का, और आज तक मैं कभी इसके ऊपर कभी लब कुशाई नहीं की मैंने। लेकिन अब मुझे मजबूरन जो है आज आपकी इस बात का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ मैं, इस बात का जवाब कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है। जालिब साहब की वफ़ात के बाद तकरीबन हम अरसा 3 साल जो है, उसी कितनी थी? मैं होऊंगा उस टाइम कोई 7-8 साल का होऊंगा, 10 साल का, 8 साल का, होशमंद था मैं। और मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर मेरी वालदा के साथ जो अपने होश में जो ज़्यादतियाँ देखी हैं, जो सास बहू का झगड़ा होता है, जैसे अमूमन आपको पता है घरों में चीज़ें चलती रहती हैं, फिर वो डाइवर्ट होती हैं बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े में, हो हमारे भी इस तरह जैसे घरों में मसाइल हैं, हमारे भी वैसे मसाइल थे। और वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मीडिया की ज़ीनत बना दिए गए, वो भी उस वक्त भी बने, उस वक्त भी बने। अच्छा, फिर उस वक्त भी बने, वो अखबारात की हद तक थे। तो वो फिर बाद में उसने नई शक्ल इख्तियार की, अपना टीवी चैनल, डिजिटल मीडिया, जिस पर फिर जियो ने बड़ी लाल लाल खबरें करके खबरें चलाता रहा है। वो वन साइडेड मीडिया ट्रायल जो है वो हमारा भी हुआ। तो आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने से इनकार किया? आप लोगों ने नहीं, प्रॉपर्टी तो हमारे पास थी, फिर हमारे पास तो ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना हमारे कब्जे में थी प्रॉपर्टी भी। वो जो घर जिसका जिक्र मैंने आपको किया, वो किराए पे देकर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। जालिब साहब क्योंकि बीमार थे, तो वो एक अल्लामा इकबाल टाउन हॉस्पिटल के करीब कोई घर हमने ढूंढ लिया, वो किराए पे दे दिया, और वो किराए पे दे दिया, और वो किराया दादी लेती थी। ठीक है। और काफी अरसा मेरी फूफो लेती रही, फिर यही जाती रही। ये किराए का, वो किराए पे दिया हुआ था घर, और ये किराया दादी लेती थी और उनके साथ था। वो हमारे पास तो नहीं था ना उसका कब्जा। हम तो जॉइंट फैमिली में किराए पे इनके साथ ही रहते थे। 3 साल हम रहे हैं। बीच में हमारे साथ इन्होंने बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी हुए, और नायाब जालिब साहब की अवार्ड लड़ाई झगड़ों में इन्होंने हम पे मारे हैं। कौन से अवार्ड? जालिब साहब को बहुत दुनिया में से बड़े अवार्ड मिले, रशिया से मिले, लंदन से मिले, यूरोप से मिले अवार्ड। तो वो अवार्ड, नायाब अवार्ड इन्होंने मार के तोड़ दिए, लड़ाई के अंदर तोड़े इन्होंने। वो इंटरनेशनल अवार्ड, जी जी। अच्छा, ये तो इनका हालात रहे हैं। मैं तो बचपन में मैंने विटनेस किया। ये सारी बातें मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, और दुख इस बात का भी है कि वन वर्जन मीडिया ट्रायल जो है ना, और कैंपेन एक अरसे से चलती आ रही है। अगर एक फुफो कहीं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा आंसू बहाने पे मजबूर है, मतलब तकलीफ में है ना, कुछ तो है, तकलीफ तो पहुंची है, क्या हुआ, क्या है? आपको क्या लगता है कि कहाँ मामला खराब हुआ है? मामला खराब ये हुआ है कि जब उनके पास इमदाद के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तब हमारी शामत आ जाती है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने वो जो एक NGO बनाई हुई है, उसके तहत लेके पैसे तो आप लोग ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंटेड है। तमाम इदारों को हर साल बाकायदा जमा कराई जाती हैं। इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जालिब साहब के कॉज को बढ़ाने के लिए बनाया गया इदारा, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया।
और इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं, इसके तो कुछ लोग तो भेजते होंगे ना फैमिली के लिए भी पैसे, और वो हमने आज तक कभी नहीं लिए। इवन कि हमें जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में गवर्नर अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से 2 प्लॉट मिले, जिस घर में अभी आप देख रहे हैं ना कि वो टूट फूट का शिकार की वो जो एक स्टोरी चली वो है, बहुत ज्यादा चली पिछले वो दिनों। 10 मरले का मकान है, ठीक है, जिसके 3 मरले के पोर्शन में ये रह रही हैं, और 7 मरले का अगले वाला पोर्शन जो है वो इन्होंने गिरवी दिया हुआ है। 2 प्लॉट मिले थे 10-10 मरले के। मेरे वालिद साहब, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, ये कहते हैं ना कि हम छोड़ के चले गए। ये 95 में मेरे वालिद साहब को और मेरी दादी को प्लॉट मिला था गवर्नर अल्ताफ हुसैन की तरफ से। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर था। मेरे वालिद साहब ने अपनी वालदा के एहतराम में अपना प्लॉट भी कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हम इकट्ठे रहते हैं, आप मेरी वालदा के नाम पे कर दें। तो वो 1 कनाल का प्लॉट अलॉट हुआ था फिर। ठीक है। उसका अलॉटमेंट लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। सही है। बाद में जो 2 प्लॉट्स में कन्वर्ट हुआ मुस्तफा टाउन के कयूम ब्लॉक, 56 नंबर और 70 नंबर, 2 प्लॉट मिले। उसमें से 1 प्लॉट इन्होंने बेच दिया। अच्छा, 1 प्लॉट इन्होंने बेच दिया, और जो पता नहीं बेच दिया या रखा हुआ है या पता नहीं क्या है। ये घर 10 मरले का इन्होंने बनाया। ठीक है। और मेरे वालिद साहब जो है ना, शादी होने के बाद 2 नौकरियां करते थे, और तमाम तर अपनी तनख्वाह जो है ना, दोनों नौकरियां की अपनी वालदा के हाथ पे रखते थे। मेरे वालिद साहब जो वो शख्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर काफर के बेटे होने का फतवा बर्दाश्त किया मोहल्ले में, गद्दार का बेटा होने का फतवा बर्दाश्त किया। वो तमाम सोबतें जो हैं, FIA के लोग जो हैं आके अक्सर मेरे वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाते थे। इन लोगों ने तो वो चीज़ें देखी नहीं, और इनको ये लगता है कि जालिब साहब के नाम से बहुत कोई लोगों ने महल बना लिए हैं। हमारा रहन सहन भी, हम लाहौर में ही रहते हैं, हमारे हल्का बाप के लोग और मीडिया जो है उसको सबको पता है कि हमारा रहन सहन क्या है, और मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपने वालिद साहब के बाद से किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे वालिद साहब किस तरह की ज़िंदगी गुजार के गए, और ये प्लेटफॉर्म से उन्होंने क्या महलात और प्रॉपर्टीज़ बनाई।